स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 10, लेसन नेम कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। यहाँ बेटा हम जो पॉइंट कर रहे हैं वो है पॉइंट नंबर 1.4। पॉइंट जो है वो है द राइज ऑफ द जोतदार। अच्छे से समझें, जो ये जोतदार हैं ये 18 सेंचुरी में, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जमींदारों की प्रॉब्लम जो है 18 सेंचुरी तक आते आते कम नहीं हुई है। 18 सेंचुरी के लास्ट तक वो किसी न किसी तरह से जो है ना अपने आप को बचा कर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ बंगाल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप जो है ना यहाँ बन रहा है। वो पावरफुल ग्रुप कौन सा है? वो ही जोतदार हैं। जोतदार यहाँ बंगाल के अंदर जो रैयत लोग हैं, रैयत मीन पीजेंट, किसान, उन्हीं लोग, वो ही रिच पर्सन हैं। ये वो ही धनी, उन्हीं से जो है ये रिच बने हैं और ये जोतदार बने हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वो ग्रुप है जिसके पास 1000 एकड़ से भी ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पर फ्रांसिस बुकानन ये कहते हैं कि बंगाल के नॉर्थ साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर। दिनाजपुर के अंदर हमें बहुत सारे वहाँ के जो जोतदार हैं उनके बारे में पता चलता है। कैसे? बुकानन के अकाउंट से। बुकानन ही ये सारी जो है ना बातें बता रहे हैं, उनके अकाउंट से हमें इन सब बातों का पता चला है कि 19 सेंचुरी के आते आते जोतदार जो है ना वो जमींदारों के बराबर, जमींदारों से भी ज़्यादा उनका एक तरह से सोसाइटी में रुतबा हो गया था बंगाल के अंदर। क्यों हो गया था? क्योंकि ये जो जोतदार थे ये लोग मनी लैंड, ये लोकल ट्रेड भी करने लग गए थे और मनी लैंडर भी बन गए थे। मतलब छोटे छोटे जो रैयत लोग हैं, पीजेंट्री है, उनको जो है ना ये पैसा देने लग गए थे इंटरेस्ट पर। और इस तरह इनकी सोसाइटी पर पकड़ जो है वो जो किससे, जमींदार से ज़्यादा बनती जा रही थी। दूसरी बात, जोतदार जो हैं वो गांव में, विलेज में ही रहते थे और जबकि जमींदार जो है वो उनका जो रेजिडेंस है वो गांव में न होकर के शहर में होता था। इस तरह जमींदारों को पीछे जो है ना करने में जोतदार का बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो रहा था। यहाँ पर जोतदार इसके साथ साथ क्या करते हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं उनको जो है ना अपनी लैंड जो है ना वो किस पे दे देते हैं? वो दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं अधियारा। यानी जब भी अपनी लैंड, सपोज करो कि एक जोतदार ने एक पर्सन को दे दी लैंड 10 एकड़। 10 एकड़ में सपोज करो कि 50 मन जो है ना वीट हो गया, तो 50 मन का 25 किसका? जोतदार का। 25 किसका? यहाँ जो कल्टीवेटर है कौन? मतलब यहाँ रैयत लोग। तो इस तरह अधियारे पर ये ज़मीन जो है ना देने लग गई थी। और ज़मीन जो यहाँ कल्टीवेटर हैं उनका अपना पलाऊ होता था और वो हार्वेस्ट पर आने के बाद आधी फसल जो है वो किसकी हो जाती थी? जोतदार की, और आधी फसल यहाँ पर रैयत की। तो इस तरह रैयत लोगों पर इनकी एक तरह से पकड़ भी हो गई थी, कंट्रोल भी हो गया था और ये पावरफुल भी बनते जा रहे थे। यहाँ पर इस तरह ये जो जोतदार थे ये जमींदारों को, जो जमींदार का जो ऑफिसर गांव में, विलेज में जब भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आता था तो जोतदार रैयत लोगों को रेवेन्यू देने से मना करते थे। इस तरह जमींदार टाइम पर रेवेन्यू जो है किसको नहीं दे पाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दे पाता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर क्या करती थी? जमींदार की जो एस्टेट है, जमींदारी है,
उसको ऑक्शन पर ले आती थी। ऐसा सब कुछ देख करके ये जोतदार बहुत ही जो ना खुश होते थे। इस तरह जोतदार और जमींदार के बीच में ये सब कुछ चलता था। यहाँ पर नॉर्थ बंगाल के अंदर जो है ना जोतदार के साथ साथ कुछ दूसरे ग्रुप भी जो है ना वो पावरफुल होते जा रहे थे। कौन है वो लोग हैं हवलदार, वो लोग हैं मंडल, जिसको हम कह सकते हैं कि गांव का एक तरह से सरपंच। तो इस तरह ये लोग कौन हैं, गांव के वो लोग हैं, विलेज के वो लोग हैं जो जोतदार के एक तरह से अंडर में काम करते हैं और किसी भी तरह से जमींदार को रेवेन्यू देने में रोकते हैं। और इस तरह जब जमींदार को रेवेन्यू नहीं मिलती तो ये लोग बहुत उसको जो है ना तंग देख करके बहुत खुश होते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है, द राइज ऑफ द जोतदार। तो इस तरह एक नया जो ग्रुप सोसाइटी में आया है, कौन सी में, विलेज में, वो कौन है, जोतदार है, जो बहुत सारे ऑलमोस्ट 1000 एकड़ का जो है ये जो है ना मालिक बन गए थे और ये जमींदारों की लैंड भी जो है ना परचेज करने लग गए थे 19वीं सेंचुरी के आते आते। यहाँ पर बुकानन, फ्रांसिस बुकानन कौन है, ये एक ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर इसने जो है ना नॉर्थ बंगाल के दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया था और उसने अपने अकाउंट्स में क्या लिखा है कि जो ये जोतदार होते थे ये बहुत ही एक तरह से जिद्दी किस्म के लोग होते थे और ये कभी भी जमींदारों के अंडर में काम नहीं करते थे। ये हमेशा ही जमींदार को जो है ना रिवेन्यू जो होता था उसको देने में जो है ना पीछे हटते थे, नहीं देते थे। जब भी जमींदार इनके अगेंस्ट जो है ना कोर्ट में जाते थे और इनको 2 या 3 आवर्स घंटे जो है कोर्ट में लग जाते थे तो ये फिर जोतदार ही किसकी जमींदार की शिकायत जो है ना कहाँ, फौजदारी मामले में, मतलब पुलिस चौकी में उनकी कंप्लेंट करते थे। तो इस तरह जो है जोतदार बंगाल के नॉर्थ में इनका जो है ना राइज हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक, द जमींदार रजिस्टर। कंप्लीट अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा ना कि जोतदार कम्युनिटी बंगाल के कौन सी साइड, नॉर्थ साइड, ये जो है ना इनका ओरिजिन हुआ था। गांव में बड़े पावरफुल थे, गांव के लोगों से इनका कनेक्शन था, इनका ये गांव में ही रहते थे, विलेज में रहते थे, जबकि ज़मींदार जो है ना इनका रेजिडेंस जो है सिटी में होता था। इस तरह ज़्यादा कनेक्शन जो है ना गांव के लोगों से, एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन जोतदार का ज़मींदार से ज़्यादा था। इस तरह ये अपनी जो है ना पकड़ जो है ना वहाँ पर ज़्यादा कर गए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द जमींदार रजिस्टर। अब यहाँ पर आप देखो अच्छी तरह से समझना कि यहाँ पर जमींदारों ने किस तरह अपनी एस्टेट को बचाया, अपनी जमींदारी को बचाया, कैसे ऑक्शन में। ये आप यहाँ पर 4-5 पॉइंट अच्छी तरह से देखो। पहला पॉइंट क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार जो है ना इस टाइम आकर के जो है ना बहुत ही एक तरह से कोलैप्स हो चुके थे, बट फिर भी जमींदारों ने अपने लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपनी एस्टेट को किस तरह बचाने में वो सक्सेस रहे। पहला पॉइंट क्या है, ये क्या था कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक रूल ये बना हुआ था कि ब्रिटिश कंपनी किसी भी वुमेन से जो है ना उसकी लैंड एक्वायर नहीं कर सकती। कितनी, एक फिक्स था ये, यानी जमींदार के पास सपोज करो कि 400 जो ना विलेज है तो हो सकता है कि वो 25 या 30 या 50 विलेज तक जो है जो उसकी राजा की या फिर जमींदार की जो है ना मदर के, सिस्टर के या वाइफ के जो है ना वो नाम करवा देते थे और इस तरह अपने स्टेट का कुछ हिस्सा जो है ना इस तरह वो बचा लेते थे। ये जो वुमेन के नाम जो लैंड है उसकी ऑक्शन, उसकी बोली नहीं लगती थी। तो इस तरह उन्होंने एक रास्ता तो अपना ये निकाला। और दूसरा क्या निकाला, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जब भी किसी जमींदार की एस्टेट ऑक्शन पर आती थी तो जमींदार बहुत ही मैनिपुलेटली तरीके से जो है ना उसको कैसे बचाता है। देखो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनाता हो,
वो अपने ही एजेंट और सर्वेंट को कह देता था कि इस जब भी ऑक्शन लगती है तो इस लैंड की ऑक्शन जो है ना आप सबसे हाई लगाना। और जब वो उसी की वापिस उसी सर्वेंट की एजेंट की जमींदार की सर्वेंट एजेंट को ऊंची से ऊंची बोली लगा करके ऑक्शन लगा करके उस लैंड को रोक लेते थे। और फिर क्या थी कि जो भी उसने परचेज की है वो जो ना गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। इस तरह गवर्नमेंट के ऑफिसर को या गवर्नमेंट को फिर से उसकी जमींदार की उस लैंड को या उस एस्टेट को जो है ना ऑक्शन पर लेके आते थे। फिर ऐसा ही जमींदार फिर अपने एजेंट या सर्वेंट को कहते थे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है ना वो ऑक्शन आपने लगानी है। और इस तरह फिर वो रोक खुद अपने नाम से ये ऑक्शन छुटवा लेते थे। लेकिन फिर भी वो जो परचेज की है उसकी जो वैल्यू बनी है लैंड की वो फिर गवर्नमेंट को वो पैसा वो नहीं देते थे। इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती थी। लास्ट में तंग आकर गवर्नमेंट उसी जमींदार को बहुत ही सस्ते जो ना प्राइस पर वो एस्टेट या उसका कुछ पार्ट वापिस किसको कर देती थी, जमींदार को ही कर देती थी। समझ में आ गया दोनों पॉइंट्स। थर्ड क्या है, यहाँ पर हमने कब 1793 और 1801 के बीच हमें ये मिला है कि केवल यहाँ पर बंगाल के जो है ना वर्धमान की ही फिक्स जो जमींदारी थी उसमें नहीं, ऐसी ऐसी 4 और जो स्टेट थी वहाँ भी हमें क्या मिला है कि 15% तक जो सेल थी वो फिक्टिशियस थी यानी फर्जी थी। यहाँ पर एक चीज़ और तरीके से जमींदार अपने आप को बचा लेता था अपनी एस्टेट को। कैसे? जब भी जमींदार की किसी भी जमींदार की जो एस्टेट ऑक्शन पर आ जाती थी और कोई बाहर का आदमी आकर के उसको परचेज कर लेता था तो यहाँ जमींदार के पास लाठियाल, याद रखना ये वर्ड लाठियाल, यानी ऐसे लोग होते थे जो पावरफुल होते थे। वो लोग बाहर वाले लोगों को यहाँ जमींदारी जब भी सेल उस पर होती थी ऑक्शन पर वो उसको परचेज नहीं करने देते थे, वो मार पीट कर उनको भगा देते थे। इस तरह कुछ लॉयल पर्सन भी थे जो जमींदार को ये मानते थे कि जमींदार हमारा अन्नदाता है। कुछ ऐसे भी घटनाएं यहाँ पर घटी थी। इस तरह भी जमींदार अपनी एस्टेट को लाठियाल के सहारे जो है ना बचा लेता था। लास्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ देखो 1790 तक जो भी जमींदार अपनी एस्टेट को बचाने में सफल रहा, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर बंगाल के अंदर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ने लग गई और वो थोड़ा एक तरह से जो है ना हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी स्थिति में मजबूत हो गया। यानी अब उसको रिवेन्यू भी ऑलमोस्ट टाइम पर मिलने लग गया। बट बेटा 1930 में फिर क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और उसके बाद जमींदार जो है ना कभी भी उभर नहीं सका। तो यहाँ पर हमने क्या है द जमींदार रजिस्ट, जमींदारों ने किस तरह रजिस्ट किया, किस तरह एक तरह से प्रतिरोध किया अपनी एस्टेट को बचाने के लिए। मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, उसमें से सबसे पहले क्या है, वुमेन के नाम कोई भी ज़मीन को एक्वायर कर देते थे जमींदार। कानून के अकॉर्डिंग वुमेन से लैंड जो है ना वो परचेज हुआ, उस लैंड की कभी भी ऑक्शन नहीं लगती थी। दूसरा क्या है कि बार बार हाई ऑक्शन लगा करके उस लैंड को खुद ही एजेंट और सर्वेंट जमींदार के ले लेते थे और उसको जो परचेज की है उसको भी पे नहीं करते थे। गवर्नमेंट को फिर उसकी ऑक्शन लगानी पड़ती थी, फिर जमींदार के बंदे उसको ले लेते थे। इस तरह प्रोसेस चलती रहती थी। लास्ट में तंग आकर गवर्नमेंट उस जमींदार को ही वो जमींदारी वापस करनी पड़ती थी। तीसरा क्या है, 1793 और 1801 के बीच में ऐसी 4 और बड़ी बड़ी जमींदारियों के बारे में पता लगा है कि यहाँ पर 15% फिक्टिशियस सेल में था। इसके बाद क्या है कि यहाँ जमींदार इस तरह भी सफल रहे कि जमींदार एक लंबे समय से उस इलाके में रह रहा है तो कुछ लोगों के साथ उसका संपर्क बहुत अच्छा सा हो जाता है और वो लोग जो पावरफुल हैं उसके साथ है। इन पावरफुल लोगों को इस टाइम लाठियाल कहते हैं। लाठियाल लोग अपने जमींदार की जब भी
बाहर का कोई पर्सन आकर के उसको परचेज करता है तो उसको मार पीट के भगा देते थे। इस तरह अपनी एलिजेंसी या लॉयल्टी दिखाते थे और यहाँ के रैयत लोग भी ये मानते थे कि ये हमारा जमींदार हमारा ही अन्नदाता है। इस तरह जमींदार को वो बचा लेते थे। लास्ट का पॉइंट क्या है कि यहाँ पर 1790 तक आते आते जो भी जमींदार अपनी एस्टेट को बचाने में सफल रहा तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनकी वैल्यू बढ़ी, जमींदार थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में आया। लेकिन 1930 के इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया उसके बाद जमींदार कभी भी उभर नहीं पाया। तो इस तरह अपने ये 2 पॉइंट, द राइज ऑफ द जोतदार कहाँ, कंट्री साइड में। लेसन क्या है, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो यहाँ कॉलोनियलिज्म में क्या है, यहाँ पर हम एक उपनिवेश हैं, एक हम कॉलोनी है किसकी, इंग्लैंड की, और यहाँ पर कंट्री साइड क्या है, हमारे विलेज के लोग। इसी के बीच में ये लेसन है। इसी में जमींदार हैं, इसी में जोतदार हैं, इसी में हवलदार हैं, इसी में लाठियावाल हैं, इसी में मंडल हैं, इसी में पहले ब्रिटिश के आने से पहले राजा थे और तालुकदार लोग थे। तो ये सब कुछ, ये नेम इस तरह यहाँ पर चलता था। देखो सबसे बड़ी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कंपनी है, कंपनी के नीचे कौन है, जमींदार, जमींदार के नीचे कौन है, जोतदार जो एक मनी लेंडर है, एक लोकल ट्रेडर हैं। ये अपनी लैंड को जो है ना कल्टीवेटर्स को दे देते हैं जो अधियारा के नाम पर वो काम करते हैं। उसके नीचे फिर कौन है, रैयत है, रैयत के नीचे कौन है, अंडर रैयत है। तो इस तरह ये सब कुछ टैक्स जो है ना, एक अंडर रैयत जो लोग थे वो किस तरह टैक्स जो है ना पे ऊपर वालों को करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि रैयत लोगों की बंगाल के अंदर क्या किस तरह की कंडीशन रही होगी। स्पष्ट है, क्लियर है कि बहुत ही मिजरेबल लाइफ उन लोगों की थी, किसकी, वेस्ट बंगाल की। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कलकत्ता के अंदर जब कौन, आयरिश वुमेन जिसको हम बोलते हैं मदर टेरेसा, जब आई उन्होंने देखा उन झुग्गी झोपड़ियों की लाइफ, तो वो कभी भी आयरलैंड नहीं गई और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इंडिया में ही स्पेंड की और गरीब लोगों के लिए काम किया। इसलिए उनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार अवार्ड भी मिला। ओके बेटा, थैंक यू।